जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल जगह जगह मांगने में ही लगे हैं। कभी राज ठाकरे से गठबंधन की मांग करते हैं। आए दिन संजय राउत बयान देते रहते हैं कि राज ठाकरे को गठबंधन पर आगे बढ़ना चाहिए। कभी इंडिया अलायंस से बैठक की मांग करते हैं कि जल्द से इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए, चुनाव से पहले होनी चाहिए। और अब देवेंद्र फडणवीस से भी कुछ मांग ही करने पहुंच गए और 20 मिनट तक बंद कमरे में फडणवीस, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बैठक हुई है। विधान परिषद में सभापति के कमरे में 20 मिनट तक ये बैठक चली है और इस बातचीत में सीएम फडणवीस से कुछ ना कुछ मांगा ही गया है। क्या बात हुई है दोनों के बीच में 20 मिनट तक बंद कमरे में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आजकल दोनों के बीच में बहुत ही सहयोगपूर्ण व्यवहार दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे 2 दिन में 3 बार मुलाकात हो चुकी है। विधानसभा में मुलाकात हो रही है और विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं अंबादास दानवे, जिनका विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यकाल खत्म होने पर सदन में चर्चा चल रही थी विधान परिषद में, तब देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ा मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि हमारा तो उधर आने का स्कोप है नहीं, ऑपोजिशन में आने का, लेकिन आपका इधर आने का स्कोप हो सकता है, उस पर अलग तरह से विचार किया जा सकता है, उस पर अलग तरह से बातचीत हो सकती है। हम तो 2029 तक उधर नहीं आ सकते। उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यह भी बता दिया कि हम जो है वो यही रहने वाले हैं, कुछ भी कोशिश कर लो, राज ठाकरे, इंडिया अलायंस कुछ भी लाओ, लेकिन आप हमें सत्ता से नहीं हटा सकते। लेकिन साथ में एक प्रलोभन भी दे दिया कि कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, राज ठाकरे के पास जाते हो, कभी जाते हो कांग्रेस के पास, कभी शरद पवार के पास, सबको मैनेज करना है। कोई बीएमसी में चाहिए, कोई विधानसभा में चाहिए, कोई लोकसभा में चाहिए, तो ऐसे में क्यों ना कोई सीधा सीधा विकल्प खोजते हो, तो अलग तरह से विचार किया जा सकता है। अब इसके बाद से तो चर्चाएं शुरू हो गई दोनों की, भाजपा को लेकर और उद्धव की पार्टी को लेकर। अब इसी बीच जब ये एक ऑफर जो कहेंगे उन्हें दिया गया, तब देवेंद्र फडणवीस से अगले ही दिन इनकी मुलाकात होती है। 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात होती है, जिसमें ये अपनी संभावनाओं की बात तो करते ही हैं, लेकिन इस बीच में विपक्ष के नेता का पद भी मांग लेते हैं। उद्धव ठाकरे लंबे समय से विपक्ष के नेता की मांग कर रहे हैं विधानसभा में, और इसके लिए उन्होंने पहले तो आदित्य ठाकरे का नाम रख रखा था, अपने बेटे को बनाना चाहते थे, क्योंकि अब वो आगे की अपनी भविष्य की राजनीति तो आदित्य ठाकरे के ही बल पर करेंगे, इसलिए चाहते थे कि वो नेता दिखे यूबीटी का। लेकिन यूबीटी में हालत कुछ ऐसी है कि हर दिन कोई नेता छोड़कर जा रहा है, बड़े बड़े नेता नाराज हैं। भास्कर जाधव लंबे समय से नाराज थे, उनकी शिकायतें चल रही थी, इसीलिए उनको भी अब महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए, जैसा कि उनका कहना था कि पार्टी में मौके नहीं मिलते, तो उन्हें मौका दिया गया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम आगे किया गया है कि पूरे विपक्ष का नेता, सिर्फ ये नहीं है कि यूबीटी का नेता, वो होगा पूरे विपक्ष का, चाहे शरद पवार है और कांग्रेस है या दूसरी और पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां कुछ कम सीटों वाली, उन सबके विपक्ष के नेता के तौर पर। अब इन्होंने भास्कर जाधव का नाम तो ले दिया, लेकिन विपक्ष के नेता का पद ही नहीं निकल रहा है। अब ये स्पीकर का काम है, स्पीकर है राहुल नार्वेकर, ये स्पीकर तय करेंगे कि विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए या नहीं। विपक्ष का नेता तब बनता है जब किसी एक पार्टी के पास कुल जो सीटें हैं उनका 10% हो, यानी कि 28 सीटें यहाँ पर चाहिए। अब 28 सीटें किसी भी पार्टी के पास नहीं है, सबसे ज्यादा उद्धव के पास है 20। अब उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ विपक्ष में, तो मुझे मिलना चाहिए विपक्ष के नेता का पद। लेकिन इसमें स्पीकर का कहना है कि क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 10% सीट नहीं है, तो फिर आप वैसे ही एलिजिबल नहीं है, या तो सभी पार्टियां डेलीगेशन लेकर आए, जैसे कि पूरा एमवीए है, उसमें शरद पवार, कांग्रेस सब मिलकर जाएं और कहें कि हम बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी को विपक्ष का नेता, उनकी पार्टी से बनाना चाहते हैं, तब एक बार को विचार किया जा सकता है। अब कोई और आ नहीं रहा है आगे, शरद पवार के पास 10 विधायक, कांग्रेस के पास 16 विधायक, अब उन्हें पता है उनका तो वैसे भी नहीं बन सकता, तो वो क्यों उद्धव ठाकरे को लीड पोजीशन देंगे, ऐसी जगह देंगे जिससे लगे कि वो एमवीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये तो वो करेंगे नहीं। इसलिए उद्धव ठाकरे खुद ही दौड़ रहे हैं और फिर फडणवीस के पास भी दौड़े और कहा कि भाई स्पीकर को कहिए कि हमको नेता प्रतिपक्ष का पद दे दीजिए। लेकिन अब फडणवीस ने सुन लिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है, क्योंकि वो फैसला उनका नहीं है, वो फैसला है स्पीकर का, और स्पीकर को वो इस संबंध में राय क्यों देंगे, उन्हें क्यों देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे के साथ देखिए समस्या यही है, जो देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा
उसका मतलब सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, उसका मतलब है मुद्दा आधारित सहयोग। आप भले ही विपक्ष में हैं, आप मुद्दा आधारित सहयोग कर सकते हैं और ये किया जाता है, और ये कोई लोकतंत्र में बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको विपक्ष की सारी बातें बुरी लगे, आपको सत्ता पक्ष की सारी बातें बुरी लगे। कुछ अच्छा लग रहा है तो उसे स्वीकार करें। तो उनका यही कहना है, एक तरह से इशारा यही था कि आप मुद्दा आधारित समर्थन दें, ये नहीं कि हर बात पे विरोधी विरोध कर रहे हैं तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे। अब उद्धव ठाकरे भाजपा के लिए तो गड्ढा ही खोदते हैं, ऐसे मुद्दे उठाएंगे, भाजपा को टारगेट करेंगे, सांप्रदायिकता का आरोप लगाएंगे, हिंदुओं को चोट पहुंचाएंगे, इस तरह की चीजें वो करते ही रहते हैं। अब ऐसे में भाजपा उनकी बातों के लिए, उनके लिए सहयोग क्यों करे, क्यों करना चाहिए? सहयोग एक तरफा तो होता नहीं है, वो एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकती है। जैसे कि ओवैसी ने भी बिहार के लिए कहा कि मैं तो बार बार गठबंधन के लिए ट्राई करता हूं, लेकिन ये लोग तो भाई मुझे खारिज कर देते हैं, तो मैं एक तरफा मोहब्बत कब तक करूंगा? वही बात है कि आपसे एक तरफा मोहब्बत फडणवीस कब तक करेंगे? आपको भी सहयोग करना होगा भाजपा का, लेकिन उद्धव ठाकरे करते नहीं है। पर इस बीच में थोड़ा जो देवेंद्र फडणवीस का था, व्यवहार भी बहुत बेहतर अच्छा रहा। उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिससे पॉजिटिव माहौल उन्हें लगा, तो वो पहुंच गए मांग करने के लिए। लेकिन इस पर उन्हें कोई सकारात्मक नतीजे नहीं मिले हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बना दिया जाएगा और उस पर उद्धव की पार्टी के ही नेता को स्वीकार कर लिया जाएगा। अभी तक ये तय नहीं हुआ है। साथ ही वो एक किताब देने गए थे, उस किताब में वो किताब इस पर थी कि हिंदी को क्यों नहीं थोपा जाना चाहिए, हिंदी क्यों नहीं लागू करनी चाहिए थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, ये सब उस किताब में था। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई आपने ठीक है मुझे दे दी, लेकिन आप ये उस कमेटी को दें जो कमेटी ये जांच कर रही है कि तीसरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को लाया जाना चाहिए या नहीं, या फिर किस तरह लाया जाना चाहिए जिससे कि मराठी भाषा को नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप ये किताब भेंट कीजिए उस कमेटी को, आप मुझे भेंट करके क्या करेंगे, उसी कमेटी को तय करना है। तो यहाँ पर उन्होंने भी नहले पे दहला किया कि आप लाए थे इसको मुद्दा बनाने, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और मैं उसे स्वीकार करूंगा भी नहीं। जहां सही है, जो फैसला लेने वाला है, आप उसके पास जाइए। जो कमेटी अभी अपनी रिकमेंडेशन देगी उसके बाद अंतिम फैसला होगा, तो आप रिकमेंडेशन देने वालों के पास जाइए। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे उस समिति को ये किताब देते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री के 20 मिनट बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई लगता है, आप जाके समिति को दीजिए, समिति अपने रिकमेंडेशन में उसको रखेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो मेन मकसद था वो था नेता प्रतिपक्ष का पद, क्योंकि अभी बीएमसी का चुनाव आ रहा है। एमवीए से इनका खास अभी लेना देना है नहीं, राज ठाकरे के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे की अपनी जो उनका व्यवहार है, बहुत आक्रामक व्यवहार है। दोनों मंच पर होंगे तो उद्धव ठाकरे से ज्यादा राज ठाकरे को सुनने वाले लोग आएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे पहले ही खुद को विपक्ष में सबसे बड़ा नेता, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी साबित करना चाहते हैं, और यही करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत ये जो सहयोग दिखाया जा रहा था उसका फायदा उठाने के लिए पहुंच गए और वहां पर 20 मिनट तक ये मांग करते रहे, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे के लिए। वो भले ही इस वक्त राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं और अभी हालांकि वो भी कोई स्पष्ट नहीं है, पर उनके लिए मुसीबतें तो हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो कांग्रेस छूट जाती है, क्योंकि राज ठाकरे पूरी तरह हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। भाषा की राजनीति तो उन्होंने छोड़ दी थी, हालांकि अभी थोड़ी फिर से उठाई है, लेकिन वो अब भी हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर खुद को पेश करते हैं। अब ऐसे नेता के साथ और इस तरह के अगर वो बयान देंगे तो कांग्रेस कैसे रहेगी उद्धव ठाकरे के साथ। इसीलिए उद्धव ठाकरे को अब चुनना पड़ रहा है कि इधर राज ठाकरे के साथ जाए कि कांग्रेस के साथ जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण चाहिए। लेकिन राज ठाकरे के साथ समस्या ये है कि वो बीएमसी के बाहर, मुंबई के बाहर उनका कोई नामो निशान नहीं है उनकी पार्टी का। तो उद्धव ठाकरे को ये भी चिंता रहती है कि मुंबई के लिए तो सहयोग हो गया, लेकिन मुंबई से बाहर क्या होगा। उन जगहों पर इनकी पार्टी खाली हो रही है, कोंकण, ठाणे में, पुणे में इनकी पार्टी के नेता छोड़ कर जा रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी हुई है और वो कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के सहयोग से ही कोई रास्ता निकल आए। हालांकि सहयोग चाहिए तो सहयोग करना भी पड़ेगा। यहाँ तो आप हर दूसरी बात पर लड़ने भिड़ने को, सिर फोड़ने को तैयार होते हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत उठापटक का दौर चल रहा है, नए नए सियासी समीकरण बनने को तैयार है। कोई किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, और बीएमसी चुनाव से पहले कई नई चीजें हो सकती है। कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। यहाँ से जिन से कोशिश कर रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये आगे देखना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव अंतिम परीक्षा है, ताबूत में आखिरी कील की तरह है। अगर
इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति से ही उनकी पार्टी जो है वो बाहर हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।